हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जीओसी का 15 पार्ट। 14 पार्ट में हमने देखा था कि जीओसी में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने एप्लीकेशंस स्टार्ट कर दिए थे इंडक्टिव इफेक्ट के। तो वहां पर हमने पहला एप्लीकेशंस अच्छे से देख लिया था कि एसिडिक कैरेक्टर में किस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट अपना काम करता है। मतलब जो ज्यादा एसिडिक होगा उतना कम ही बेसिक होगा, क्योंकि वहां पर मैंने एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बताया था। तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर का। इतनी सी बात आपको वहां पर समझनी है कि जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा वो उतना ही कम बेसिक होगा, और जो जितना कम एसिडिक होगा उतना ही ज्यादा वो बेसिक नेचर में शो करेगा। तो फिर हमने नेक्स्ट एप्लीकेशंस जो हमने देखा था वो देखा था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड कार्बोएनाइन। तो कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन में बेसिकली क्या है कि कार्बोकेटाइन में हमने आपको बताया था कि कार्बोकेटाइन में जरूरी है कि यहां पर इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम किया जाए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को क्या किया जाए, कम किया जाए। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम कैसे होगी, जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पुश करेगा। क्या करेगा, पुश करेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पुश करेगा। इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो इस कार्बोकेटाइन की जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो पूरी होती नजर आएगी। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेगा। अगर यही हमने बात बोल दी कि यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, सेम टाइप के बोला मैंने, ठीक है, यहां पर सेम टाइप के होंगे, यहां पर मैंने डैश नहीं लगाया है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 2 लगे हैं सेम टाइप के। हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां पर है मिथाइल। क्या है, मिथाइल है, CH3, ठीक है। और यहां पर ये हाइड्रोजन लगा है। क्लियर? अब यहीं पर मैं बात कर लूं, यहां पर कार्बोकेटाइन में एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है और यहां पर दोनों तरफ क्या लगे हैं, हाइड्रोजन लगे हैं। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटाइन की वो ये होगी। क्लियर होगी बात कि नहीं? यहां पर अगर मैं बात कर लूं, यहीं पर मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ये लिखा है EDG, इसकी जगह मैंने CH3 अगर लगा दूं तो यहां पर एक टर्सरी कार्बन हो गया, यहां पर ये सेकेंडरी कार्बन हो गया, यहां पर ये प्राइमरी कार्बन हो गया। तो टर्सरी कार्बन मतलब 3 डिग्री कार्बन इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, सॉरी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। क्लियर हुई बात कि नहीं? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लास्ट लेक्चर में। अब जो हमें यहां पर देखना है वो कार्बोएनाइन की देखना है। तो कार्बोएनाइन में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था। तो कार्बोएनाइन में ये आपको देखना है जो ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, है ना, क्योंकि वहां पर कार्बोएनाइन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑलरेडी। और ये देखो कभी कभी ज्यादा भी आपको दिक्कत कर सकता है और कभी कभी कम भी आपको दिक्कत कर सकता है। ये दोनों चीज मतलब बीच का होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो यहां पर बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, इस खुशी को ये संभाल नहीं पा रहा। तो इसको लूटने वाले चाहिए, मतलब इसको डोनेटर चाहिए, मतलब जो एक्सेप्ट कर सके। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अच्छा लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अच्छा लगा है तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी की ओर जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? ये स्टेबिलिटी की ओर जाएगा जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। यहीं पर जो सबसे पहले मैंने एग्जांपल बनाया था नाइट्रो, मैंने सारा सब कुछ आपको -I इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के सारे जो भी ग्रुप होते हैं जितने टाइप के जो भी हमें पढ़ने हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, सब कुछ मैंने इंक्लूड कर दिया। सारे ऑर्डर्स देख सकते हैं आप और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं आपको वर्कशीट भेज दूंगा, मैं आपको असाइनमेंट भेज दूंगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रही है आपको कि नहीं? तो इस तरीके से चीज होंगे। अब यहां पर अगर 2 लगे हों, अगर यहां पर 2 लगे हों सेम टाइप के, हमने यहां पर बात कर ली किसकी, फ्लोरीन की बात कर ली। ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यहां पर ये फ्लोरीन है। क्लियर? तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 2 ही लगे हैं। क्लियर? समझ में आ रही बात की नहीं? तो ये स्टेबिलिटी यहां पर और कम हो जाएगी। क्लियर? अब यहां पर अगर मैं बात कर लूं C नेगेटिव और यहां पर मैं बात कर लूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर? ये हमारा
H है और ये H है, क्लियर। तो इस तरीके से आपको देखना होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो खींचने वाले हों वो ज्यादा से ज्यादा हो, कोशिश ये रहेगी, क्लियर। इसको नोट कर सकते हो आप, समझ में आ रही बात। अब यहां पर हमें देखना है, अब यहां पर हमें देखना है कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। थर्ड हमारा एप्लीकेशन है रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। रिएक्टिविटी क्या है? रिएक्टिविटी मतलब एल्किल हैलाइड कितना अच्छे से रिएक्टिव नेचर में हो सकता है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, क्लियर। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, क्लियर हो रही बात आपको कि नहीं हो रही? समझ में आ रही है आपको बात? तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। अब रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड में हमें देखना है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड में हमको देखना है कि जो एल्किल हैलाइड है RX, ठीक है, ये एल्किल है, ये हैलोजन है, तो एल्किल हैलाइड हो गया। अब यहां पर जो कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड है, जो कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड है, मतलब ये रिएक्टिव तब होगा, कोई चीज रिएक्टिव तब होती है जब वो टूटने के बाद स्टेबल हो। क्या हो? टूटने के बाद क्या हो? स्टेबल हो, तभी तो रिएक्टिव होगी। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो यहां पर अगर हम कार्बन, पहले तो हम कार्बन की बात करें, अगर ये टूट रहा है तो ये कार्बोकैटाइन बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोकैटाइन। तो अगर हम कार्बोकैटाइन की बात करें यहां पर, तो कार्बोकैटाइन कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? कार्बोकैटाइन कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? टर्सरी वाला। समझ में आ रही बात कि नहीं? टर्सरी वाला कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। अभी हम देख चुके हैं इस चीज को। तो यहां पर टर्सरी एल्किल हैलाइड, अगर हम बात करें टर्सरी एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि ये स्टेबल बन रहा है ना। ये क्या बन रहा है? स्टेबल बन रहा है। तो कार्बोकैटाइन स्टेबल बनेगा तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। समझ में आ रही बात की नहीं? तो यहां पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, then 2 degree alkyl halide, then 1 degree alkyl halide। क्लियर हो रही बात की नहीं? then 1 degree alkyl halide। तो ये हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा ऑफ कार्बन नेचर, मतलब कार्बन कैसा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। अब अगर मैं सिंपली बात करूं कि ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन, ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन, तो RI बनता है, RBr बनता है, RCl बनता है ना, RF भी बनता है, लेकिन वो हम नहीं इंक्लूडेड करेंगे ऑन द रिएक्टिविटी। तो RI, RBr, RCl, इसमें देखो अगर ये टूट रहा है तो हैलोजन I नेगेटिव, Br नेगेटिव और Cl नेगेटिव। अब ये टूट रहा है इन तीनों में, इन तीनों आयन में आपको बताना है कौन सा स्टेबल बनेगा। कौन सा स्टेबल बनेगा? I नेगेटिव। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एक ही है, 1 नेगेटिव है, लेकिन आयोडीन का साइज बड़ा है, तो वो अपने आप में, अपनी सरफेस में नेगेटिव चार्ज को कर देगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा, तो स्टेबिलिटी की ओर आ जाएगा। तो यहां पर हमें यह देखना है बेसिकली टूटने के बाद स्टेबिलिटी किसकी आ रही है। तो जिसकी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा? रिएक्टिव हो जाएगा। यहां पर हमें ये नहीं कहना मतलब चीजें बिगाड़नी है, बिगाड़ने के बाद वो चीज, देखो कोई चीज अगर हम तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो कोई चीज टूटने के बाद वो सही रहेगी कि नहीं रहेगी, मतलब खुश रहेंगे वो कि नहीं। अगर रिलेशनशिप है तो दो, अगर ये टूट रहा है ये बॉन्ड, ठीक है, अगर टूट रहा है बॉन्ड तो दोनों लोग खुश है कि नहीं। अगर दोनों लोग खुश हैं तो तोड़ सकते हैं, कोई भी बॉन्ड हो किसी से भी, चाहे वो दोस्ती का हो, कोई भी बॉन्ड हो, सारे बॉन्ड हम यहां पर तोड़ सकते हैं अगर वो टूटने के बाद स्टेबल है, मतलब खुश है। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो ये चीज यहां पर समझने वाली है। समझ में आ गई बात की नहीं? तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये हमारा कार्बोकैटाइन, मतलब कार्बोकैटाइन की बात कर रहे हैं। और यहां पर I नेगेटिव, Br नेगेटिव और Cl नेगेटिव में, तो ये इस तरीके से आपको देखना है। नोट कर सकते हो ये सारी चीजें। ये हमारे थे एप्लीकेशंस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब हमें जो चीज समझनी है, जैसे लास्ट पॉइंट हमने देखा था डाइपोल मूवमेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट,
यहां पर आपको सिंपल सा समझना है कि अगर बॉन्डिंग अच्छी है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में, तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी अच्छा होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी अच्छा होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? मतलब बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, तो वहां पर मेल्टिंग पॉइंट भी अच्छा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी अच्छा होगा। अब यहां पर अगर हम सिंपल बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है वो करता है सरफेस एरिया पे। किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया ज्यादा हो तो फिर बॉइलिंग पॉइंट अच्छा होगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अच्छा होगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है बॉन्डिंग पे। अगर जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी उतना अच्छा मेल्टिंग पॉइंट होगा। समझ में आ रही है आपको बात? तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम देखें, जैसे RI, RBr, RCl, ठीक है, तो यहां पर R सेम है, मिथाइल ही है, लेकिन IBrCl ये अलग अलग है। ठीक है, हमने CH3I ले लिया, CH3Br ले लिया, CH3Cl ले लिया। तो यहां पर आपको समझना है कि जिसका ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट अच्छा होगा। तो यहां पर I सबसे बड़ा हैलोजन है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब सिंपल सी बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट में देखा है ना है कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग, अगर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग अच्छी है तो वहां पर हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, तभी वो बॉन्ड टूटेगा तभी वो पिघलेगा तो उसका क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। इतनी बात समझ में आ रही? तो यहां पर हमें ये चीज समझनी है। तो यहां पर अब हमें देखना है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि ये काम करता है मल्टीपल बॉन्ड्स में। ये किसमें काम करता है? मल्टीपल बॉन्ड्स में। मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब पाई बॉन्ड्स, है ना, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में हमारा पाई बॉन्ड मौजूद होता है, तो उसमें काम करता है। मतलब ये ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड का काम है। तो ये जो कि इंडक्टिव इफेक्ट हमारा एक परमानेंट इफेक्ट था, यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ये हमारा कैसा इफेक्ट है? ये हमारा है टेम्पररी इफेक्ट। तो इसमें बेसिकली हमें क्या समझना है? देखो, इट इज ए टेम्पररी इफेक्ट विच ऑपरेट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब दैट इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ आउटसाइड अटैकिंग ग्रुप। मतलब कोई अगर डबल बॉन्ड है वो तो वीक है, हमारा पाई बॉन्ड वीक है, तो अगर कोई ग्रुप आ रहा है अटैक करने, ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड बना है, अगर कोई ग्रुप आ रहा है तो ये फटाक से टूट जाएगा, और वो दैट इज कॉल्ड, दैट टूटना, दैट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट या इलेक्ट्रोमराइजेशन फिनोमेना बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज कि ये हमारा डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये हमारा क्या है? एल्कीन। और अगर कोई अटैकिंग ग्रुप आ गया G, ठीक है, दैट इज गौरव, और ये अटैक करने आ गया, और ये तुरंत की तुरंत ये अपना क्या कर देगा? मोबाइल हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कुछ इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। यहां पर ये इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। देखो यहां पर जो ये एरो है ये कंप्लीट एरो है, ये चीज याद रखना, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की पहचान है। इस तरीके से एरो आपको बनाना है, कंप्लीट एरो। ठीक है, तो ये जिस तरफ एरो जाएगा यहां पर ये नेगेटिव, और ये ग्रुप यहां पर अटैच हुआ, ये हमारा अगर यहां पर ये ग्रुप नेगेटिव है, मतलब न्यूक्लियोफाइल है, तभी तो अटैक होगा यहां पर, और ये जी ये इस तरीके से बन जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। तो यहां पर ये इस तरीके से आपको देखना है कि अटैकिंग ग्रुप कैसा है, वो इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, और दोनों चीज मैं बता चुका हूं, चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल हो या न्यूक्लियोफाइल हो। तो अटैकिंग ग्रुप दो ही टाइप के हो सकते हैं, या फिर वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं आपको, या फिर न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। तो यहां पर ये जी है, जो ये जी नेगेटिव, दैट इज न्यूक्लियोफाइल, और अटैक किया, और यहां पर ये मोबाइल हुआ, इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट हो गया। ये इस तरीके से, ये जो फिनोमेना है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो यहां पर ये बन क्या गया? कार्बो एनाइन। क्या बन गया ये? कार्बो एनाइन। क्लियर हो रही बात करी? अगर
इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देता तो यहां पर कार्बोकैटाइन बन जाता। क्या बन जाता? कार्बोकैटाइन। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो, इतनी बात आपको समझ में आ रही? बस यही चीज आपको समझनी है कि कार्बोकैटाइन बनेगा या कार्बो एनाइन बनेगा। क्लियर? तो यहां पर इसी बेसिस पे दो टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। हम इसको आगे चलते हैं। यहां पर ये दो टाइप के हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, चौक बहुत टूट रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमारे दो टाइप के होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं? प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इतनी बात आपको समझ में आ रही? तो यहां पर दो चीज है। कितनी? दो चीज। कौन कौन सी? एक तो हमारी क्या, एल्कीन मतलब अटैकिंग रिएजेंट। देखो एक तो अटैकिंग रिएजेंट है, देखो अटैकिंग रिएजेंट है, ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट है और जिसपे काम हो रहा है मतलब मल्टीपल बॉन्ड वाला कंपाउंड या पाई बॉन्ड कंपाउंड। पाई बॉन्ड कंपाउंड, दो चीज है यहां पर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना, अटैकिंग रिएजेंट है कोई हमारा न्यूक्लियोफाइल। क्या है हमारा? न्यूक्लियोफाइल। बोलो इतनी बात समझ में आ रही? या हमने न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल ले लिया था, हमने इलेक्ट्रोफाइल को ले लेते हैं। तो हमारा है इलेक्ट्रोफाइल। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ये प्लस ई है, ध्यान देना, ये प्लस ई प्लस का मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये प्लस ई का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। यहां पर कंफ्यूज मत होना। तो ये ई प्लस हमारा अल्कीन पे अटैक करेगा। बोलो, ई प्लस जाके अटैक करेगा क्या? नहीं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का भरमार होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वो जाता है अटैक करने। तो ये अटैक करेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? अगर अल्कीन अटैक करी, अटैक मतलब पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड अटैक किया अटैकिंग रिएजेंट पे। समझ में आ रही बात कि नहीं? अटैकिंग मतलब जो अटैकिंग रिएजेंट है, यहां पर जो अटैकिंग रिएजेंट है ये है। समझ में आ रही बात कि नहीं? ये हमारा सिंपल रिएजेंट है कोई, ये हमारा यहां पर सिंपल रिएजेंट मान लो। तो अटैकिंग रिएजेंट यहां पर कौन सा है? एल्कीन है। तो एल्कीन जाकर अटैक करेगी किस पे? इलेक्ट्रोफाइल पे। समझ में आ रही बात कि नहीं? ये अटैक करेगी इलेक्ट्रोफाइल पे। क्लियर? तो इसने अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल पे, तो इसको बोल देते हैं हम प्लस ई इफेक्ट। क्या बोल देते हैं? प्लस ई इफेक्ट। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड अटैक करेगा रिएजेंट पे, चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल ही होगा मोस्टली, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी बहुत है, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही? तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ये अटैक करेगा, जब इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन ने अटैक किया या पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड ने, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड ने अटैक किया, तो इसको बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। और जो हमने अभी अभी देखा था, क्या देखा था? कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल ने किस पे अटैक किया था? पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड पे। तो इसको बोल देते हैं प्लस मतलब माइनस ई इफेक्ट। क्या बोल देते हैं इसको? माइनस ई इफेक्ट। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दो चीज बहुत सिंपल से समझनी है आपको। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। दो चीज है हमारे पास, एक तो रिएजेंट और एक पाई बॉन्ड कंपाउंड। यहां पर अटैकिंग रीजन बदल रहे हैं, ये अटैकिंग रीजन काम कर रहा है यहां पर इलेक्ट्रोफाइल के लिए, ठीक है, और यहां पर न्यूक्लियोफाइल एज अटैकिंग रीजन काम कर रहा है अल्कीन के लिए। समझ में आ रही बात नहीं? तो फटाफट आप इसको नोट करो। मतलब अगर अल्कीन मतलब अल्कीन जा रही है, मतलब पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड जा रहा है किसके पास? टुवर्ड्स रिएजेंट, तो ये हमारा होगा प्लस ई इफेक्ट। इसको क्या बोल देंगे हम? प्लस ई इफेक्ट। अगर ये अवे जा रहा है, ठीक है, अवे फ्रॉम द रिएजेंट, पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड अवे फ्रॉम द रिएजेंट जा रहा है, तो इसको बोल देते हैं माइनस ई इफेक्ट। क्लियर? तो फटाफट आप नोट कर लो। क्लियर? फटाफट आप नोट कर लो। अब ये कोई भी हो सकता है,
ये कार्बोनिल कंपाउंड भी हो सकते हैं, समझ में आ रही बात की नहीं? ये कार्बोनिल कंपाउंड भी हो सकते हैं और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, ये इलेक्ट्रोमेराइजेशन हो जाएगा। बहुत देखते हैं ये हमारा 12th के ऑर्गेनिक में बहुत सारी इसकी कंपाउंड है, बहुत सारी रिएक्शन है इसी पे बेस्ड, तो इसलिए बहुत अच्छे से समझना इसको। इलेक्ट्रोमेराइजेशन होता है, एल्डोल कंडेंसेशन में होता है इलेक्ट्रोमेराइजेशन। एल्डोल कंडेंसेशन बोर्ड में की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है, ठीक है? तो इसको फटाफट आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेंगे इसको, डेफिनेशन जरा लिख लो, क्योंकि आप लोग लिख तो पाते नहीं हो, समझ लेते हो लेकिन लिख नहीं पाते हो। लिख लियो उसको। प्लस ई इफेक्ट क्या है? इफ द मल्टीपल बॉन्ड इज टुवर्ड्स रिएजेंट इज कॉल्ड प्लस ई इफेक्ट। मतलब सिंपल सी आपको चीज समझनी है कि अगर प्लस ई मतलब रिएजेंट क्या है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल है, तो बस एक चीज समझ लो, ये हमारा क्या है? प्लस ई इफेक्ट है, ठीक है? अगर रिएजेंट क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, तो हमारा मल्टीपल बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन रिच वाला कंपाउंड जाएगा इलेक्ट्रोफाइल के पास, तो सिंपल सा प्लस ई इफेक्ट। अगर ई प्लस आ गया मतलब इलेक्ट्रोफाइल आ गया तो प्लस ई इफेक्ट, और नहीं आया तो फिर माइनस ई इफेक्ट। दैट इज सो सिंपल, क्लियर? ये हमारा समझना है। यहां पर क्या हो गया? इफ द मल्टीपल बॉन्ड इज अवे फ्रॉम द रिएजेंट, अवे जा रहा है, ठीक है? तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस ई इफेक्ट। अब देखो दो चीज है समझना है। यहां पर बहुत सिंपल सी चीज है। प्लस ई इफेक्ट मतलब टुवर्ड्स जा रहा है। टुवर्ड्स का मतलब समझ गए हो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है और एक हमारा इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब पाई बॉन्ड वाली स्पीसीज है, मल्टीपल बॉन्ड वाली स्पीसीज है, तो एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, एक इलेक्ट्रॉन रिच है, दोनों पास पास आएंगे तो टुवर्ड्स हो गया। यहां पर क्या हो गया? ये अवे जा रहे हो। अवे क्यों जा रहा? क्योंकि यहां पर एज अ न्यूक्लियोफाइल है, मतलब दोनों माइनस ई इफेक्ट में दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है। न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है और पाई बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड वाली स्पीसीज भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। तो अवे जाएगी ना, रिपेल होगी ना थोड़ी सी, तो इस तरीके से समझ सकते हो इसको, ठीक है? दिमाग में बैठाने के लिए कई चीजें होती हैं, बस आपको समझना है, क्लियर? अब तो हमारी सिंपल सी चीज है, वो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में हमें देखना है कि डबल बॉन्ड का टूटना, मल्टीपल बॉन्ड का टूटना, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, मतलब पाई बॉन्ड का टूटना। अब हमने दो चीज अच्छे से समझ ली, क्या क्या? एक तो ये एडिशन रिएक्शन का एप्लीकेशन है, जो इलेक्ट्रोमेराइजेशन है इसका एप्लीकेशन एडिशन रिएक्शंस में आता है, ठीक है? अब हमें देखना क्या है? दो चीज हो गई हमारे, इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं। इंडक्टिव हमारा परमानेंट होता है, वो हमारा टेम्पररी होता है, और दोनों इफेक्ट इंडक्टिव हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दोनों दो दो टाइप के होते हैं, प्लस ई और प्लस माइनस ई, ऐसी प्लस आई और माइनस आई। अब हमें देखना है बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। क्या समझना है हमें? रेजोनेंस को समझना है, ठीक है? रेजोनेंस को हम मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है? इसको समझ सकते हो, एक टाइप का लगभग सिमिलर है। तो मीजोमेरिक इफेक्ट लगभग सिमिलर है, थोड़ा सा हम बता देंगे चीजें क्या अलग है। अब देखो रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस एक ऐसा चीज है कि इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसकी प्रॉपर्टी उसके एक स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं होती है, मतलब उसके वैरायटीज ऑफ स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है? अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है? तो वो रेजोनेंस में आ जाता है, वो फिनोमेना जो है वो रेजोनेंस आ जाता है, ठीक है? यहां पर क्या आ रहा है? हमें देखना क्या है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो रेजोनेंस में जो रेजोनेंस शो होगा वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। यहां पर पाई बॉन्ड जो रेजोनेंस है वो पाई बॉन्ड मतलब हमारा पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हम देखेंगे। तो उसकी वजह से अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं हमको, और उसी की वजह से अगर कोई पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड है, ये नहीं सारे पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड हमारे रेजोनेंस शो करेंगे, नहीं, उसमें कुछ कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस हम बताएंगे। तो वो कंडीशंस ये है कि वो अगर वो कंपाउंड है कोई, वो रेजोनेंस शो कर रहा है, तो रेजोनेंस शो तभी करता है जब वो एक कंपाउंड, अगर कोई स्ट्रक्चर बना दिया, हमने बात कर ली बेंजीन की, ये सुना होगा, बेंजीन देखा होगा, ये हमने बात कर ली, ठीक है?
अब ये बेंजीन जो है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का C6H6 का, ये अकेला बेंजीन की प्रॉपर्टी शो नहीं कर पा रहा। मतलब जो कंप्लीट प्रॉपर्टी है, ये स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन कर पा रहा कि बेंजीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज। इसका एक और स्ट्रक्चर बनता है। क्या स्ट्रक्चर बनता है? मतलब ये डीलोकलाइज होगा, ये यहां शिफ्ट होगा, ये यहां शिफ्ट होगा, तो इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा। जरा देखना ध्यान से, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, क्लियर? ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया। आप देख रहे हो ध्यान से, सॉरी, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, ठीक है? आप देख रहे हो ध्यान से कि ये और ये सेम स्ट्रक्चर नहीं है। हमें ये और ये सेम स्ट्रक्चर नहीं है, ये अलग अलग स्ट्रक्चर है। क्या है? अलग अलग स्ट्रक्चर। यहां पर जो बॉन्ड है यहां पर है ना? यहां पर जो बॉन्ड है यहां पर है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर मिला के बेंजीन की कंप्लीट प्रॉपर्टी को बताते हैं, ठीक है? ये स्ट्रक्चर बेंजीन की प्रॉपर्टी को नहीं बता पाएगा, ना ही ये बता पाएगा। तो इसका एक मिला जुला स्ट्रक्चर बनता है, जो मिल के बनता है। इसको बोलते देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोल देंगे इन दोनों को? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोल देंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इतनी बात समझ में आ रही? लेकिन इन दोनों का एक मिलकर स्ट्रक्चर बनता है कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड कंटिन्यूअस क्या है? मोबाइल नेचर के होते हैं, तो घूम रहे हैं। तो यहां पर जो ये पाई बॉन्ड है घूमता हुआ यहां दिखा देंगे, और ये हमारा जो स्ट्रक्चर कहलाएगा बेंजीन का, इसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोल देंगे? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। समझ में आ रही बात की नहीं? तो ये हमारा रियल स्ट्रक्चर है बेंजीन का। तो कभी कभी देखा होगा कि बेंजीन हमारा इस तरीके से शो होता है ना? ये सर्किल। तो ये सर्किल का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो ये हमारा क्या है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या है ये? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इसको फटाफट आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारी रेजोनेंस की कहानी। ये हमारी है रेजोनेंस की कहानी। जब हम एक स्ट्रक्चर से हम रेजोनेंस नहीं, मतलब उसकी कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं बता पाते हैं, उसके लिए कई स्ट्रक्चर्स लगते हैं, उस फिनोमेना को, उस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को हम बोल देते हैं रेजोनेंस। क्लियर? फटाफट आप नोट करो, फिर हम उसकी डेफिनेशन में बढ़ते हैं। यहां पर डेफिनेशन देख लेते हैं कि रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या है। देखो, व्हेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर। जब कोई कंपाउंड की प्रॉपर्टी एक सिंगल स्ट्रक्चर से नहीं डिफाइन होती है, फॉर दिस वी नीड मोर देन वन स्ट्रक्चर। ठीक है? मोर देन वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हो, मोर देन वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है? मोर देन वन जो स्ट्रक्चर कहलाता है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड रेजोनेंस। कंपाउंड इज कॉल्ड रेजोनेंस। जब कई एक स्ट्रक्चर से नहीं डिफाइन होती है कोई कंपाउंड की प्रॉपर्टी, तो कई डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लगते हैं। वो सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं। दूसरा नाम और है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्या बोल सकते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो इसको नोट कर सकते हो आप। देखो, दूसरा नाम क्या है इसका? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं। कैनोनिकल की स्पेलिंग कैनोनिकल। अब देखो यहां पर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये एक ही चीज है। ठीक है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और दूसरा टर्म आता है एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। क्या होता है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हमने ये दोनों चीज देख ली, हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो इन सबको स्ट्रक्चर्स को मिला देते हैं, तब हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है। अब यहां पर एक टर्म आता है कि कोई कंपाउंड कितना स्टेबल है, ये कैसे पता करेंगे? जितना ज्यादा उसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनेंगे, वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। कंपाउंड स्टेबिलिटी यहां देख सकते हो, कंपाउंड स्टेबिलिटी। तो यहां पर कंपाउंड स्टेबिलिटी या फिर हाइब्रिड स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी एक ही बात है। वो कंपाउंड स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म। नंबर ऑफ
कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्लियर? जितने ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा, उतना ज्यादा कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। इतनी बात समझ में आ रही? फटाफट आप नोट कर सकते हो ये। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा हमारी क्या होगी, बोलो, उतना ज्यादा हमारा कंपाउंड स्टेबल होगा, जितने ज्यादा हमारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनेंगे। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतनी बात समझ में आ रही? लेकिन एक चीज और है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी है वो कम होती है हाइब्रिड स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी से। क्लियर? तो जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है आर लेस स्टेबल देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेस स्टेबल देन हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर से हमारा क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर? समझ में आ रही बात की नहीं? क्योंकि ये हमारा एक कॉम्पैक्ट बताता है, ये हमारा रियल स्ट्रक्चर बताता है कोई कंपाउंड का, हाइब्रिड स्ट्रक्चर की कितने बने। अब डिफरेंट टाइप के हमें व्यूज देखने हैं कि कितने मिलकर बन रहे हैं, मतलब कितने कौन कौन से स्ट्रक्चर लग रहे हैं, वो सारे कहलाते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इसको हम सिंपल ये इस तरीके समझ सकते हैं, हमारा जैसे फैन है, तो ये हमारा फैन है, ठीक है, और ये हमारा फैन है। अगर ये चल रहा है तो ये कुछ हमारा इस तरीके से नजर आएगा, अगर फैन चल रहा है तो इस तरीके से नजर आएगा। तो ये हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया फैन का, हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया फैन का। अब यहां पर ये जो पंखुड़ियां हैं, ये पंखुड़ियां भी यहां थी, अब यहां कर दी हमने, ये वाली यहां कर दी, ये वाली थोड़ी रोटेट करके यहां कर दी। समझ में आ रही बात नहीं? तो ये अलग अलग एंगल पे ये पंखुड़ियां आएंगी। जितनी पंखुड़ियों वाले स्ट्रक्चर्स बन पाएंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और अगर पूरे सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, मतलब सारे पंखे के स्ट्रक्चर्स को हम कंबाइन कर देंगे तो वो चलता हुआ पंखा हमको दिखेगा, और उसको हम बोल देंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ ए फैन, ऑफ इलेक्ट्रिक फैन। तो इसको फटाफट नोट कर सकते हो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने आपको समझा दिया। क्लियर? अब नेक्स्ट लेक्चर में इसकी और एप्लीकेशंस और डिटेल देखेंगे। नोट कर लो इसको, तब तक के लिए बाय बाय।